हेलो एवरीवन। आज फिर से 50 क्वेश्चंस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित स्टेट एग्ज़ाम के लिए जीव विज्ञान का 50 क्वेश्चन आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 102 तक हम पहले ही कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा 103वां क्वेश्चन है, केचुए में रक्त रंजक होता है। केचुए के रक्त का रंजक क्या होता है? जैसे हमारा रक्त रंजक हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही केचुए का रक्त रंजक भी हीमोग्लोबिन ही होता है। केचुए में रक्त रंजक हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोपोएटिन होता है। केचुए में शरीर में रुधिर वाहिनियों का एक विकसित एवं बंद वेल डेवलप्ड एंड क्लोज्ड रुधिर संवहन तंत्र होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। कशेरुकियों के विपरीत केंचुए में हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में घुला होता है। रुधिर कणिकाएं रंगहीन होती है तथा प्रत्येक में एक केंद्रक होता है। कॉकरोच व अन्य कीटों में हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है। कॉकरोच और अन्य कीटों में उनका रक्त रंजक जो है वो हीमोग्लोबिन ना होकर हीमोसाइनिन होता है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी केचुआ जब उत्सर्जन करता है, मल मूत्र त्याग करता है, तो उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया एवं यूरिया। केचुए में नाइट्रोजीनस उत्सर्जन होता है, यानी NH3 और यूरिया, तथा इसमें नाइट्रोजन उत्सर्जन के लिए अनेक सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के रूप में उत्सर्जी इकाइयाँ पाई जाती है, जिसे उत्सर्गिकाएँ अर्थात नेफ्रिडिया कहते हैं। अमोनिया तथा यूरिया जल में अत्यंत घुलनशील होते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन पक्षियों में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जन करके ये शरीर में जल की हानि को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरुडिनेरिया में कितने खंड होते हैं? 33 खंड होते हैं। जोंक का शरीर मेटामेरिक रूप से 33 खंडों में विभाजित होता है, लेकिन विविध खंड बाहर से वृत्ताकार झुर्रियों द्वारा 2 से 5 मुद्राकार छल्लों में बढ़े दिखाई देते हैं। इनका मुख अविकसित होता है। इनके अग्र छोर के अधर तल पर एक मांसल प्यालीनुमा अग्रचूसक एंटेरियर शक्कर लगा होता है और इसमें एक त्रिअरीय मुख होता है। इसके पश्च छोर पर एक बड़ा पश्च चूसक होता है, पोस्टेरियर शक्कर, और इसको ठीक आगे मध्य पृष्ठ रेखा में गुदा उपस्थित होता है। चूसक गमन और पोषक के शरीर से चिपकने में सहायक होता है। चूसक जो है उसका गमन यानी आने जाने में, और पोषक के शरीर से चिपकने में, यानी जिस पोषक के शरीर में चिपक कर ये लोग खून पीते हैं उसमें सहायक होता है। ये फाइलम एनालिडा के सदस्य हैं। ये द्विलिंगनी होते हैं। इनके प्रमुख नर जननांग 12 में से 22वें खंडों में स्थित 11 जोड़ी वृषण कोष होते हैं, जबकि मादा जननांग 11वें खंड में स्थित होता है, जिसमें एक जोड़ी अंडाशय कोष होती है। जोंक तालाब में प्रवेश करने वाले पालतू पशु जैसे गाय, भैंस और मनुष्य का भी रक्त चूसती है, यानी जो मिल जाए उसको तालाब में प्रवेश करता है और बस वो उसके शरीर में चिपक कर उसका रक्त चूस लेती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का, बोट्रियोइडल उत्तक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है? बोट्रियोइडल उत्तक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है? हमारा आंसर है हिरोडिनेरिया का। बोट्रियोइडल उत्तक हिरोडिनेरिया का एक विशिष्ट लक्षण है। हिरोडिनेरिया एक जोंक है।
जोक को ही हिरोडिनेरिया कहते हैं, जो मीठे पानी की टंकियों, तालाबों, झीलों, दलदलों और धीमी रेखाओं में पाया जाता है। इसमें वोट्रियोइडल उत्तक पाया जाता है, जो एक अंगूर जैसी कोशिकाओं का समूह होता है। ये पैरेन्काइमा और संयोजी उत्तक है, जो सीलोम पर आक्रमण करते हैं। इसमें एक भूरा वर्णक होता है और ये उत्तक उत्सर्जन कोशिकाओं का कार्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का। निम्न में से एक जटिल जोंक का खंड है। वो क्या है? निम्न में से एक जटिल जोंक का खंड है। हमारा आंसर है क्विनक्वानुलेट। क्विनक्वानुलेट किस काम में आता है, आगे जानते हैं। जोंक में क्विनक्वानुलेट जनन प्रक्रिया का जटिल खंड है। जोंक में सत्य ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसकी सब क्लास क्लाइटेला है। एक जोंक में 109 एनुअली होता है। एक जोंक में 109 एन्यूली होता है। शरीर के मध्य भाग के एक विशिष्ट खंड में 5 एन्यूली शामिल हैं, जिनका प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। जो एनुले होते हैं उनका प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का। लीच यानी जोंक के लार में प्रीति रक्त स्कंदन पदार्थ होते हैं। हमारा आंसर है हिरोडिन। बस उसका नाम भी तो हिरोडिनेरिया है। जोंक के लार में प्रीति रक्त स्कंदन एजेंट होते हैं, जिसे हिरोडिन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पेप्टाइड और लार ग्रंथि चूसक प्रकार की होती है। यह इनकी प्राथमिक आहार नाल होती है। इसमें रक्त रोधी विशेषता होती है। ये जीवित कोशिकाओं की शिराओं को क्षतिग्रस्त करके ब्लड सक करते हैं। इसे इंट्रावेनस थेरेपी कहते हैं और इसकी इकाई दर एक एडल्ट में 450 से 500 ml रक्त निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया को वेन पंक्चर कहते हैं। लीच यानी जोंक के द्वारा किए गए उपचार में पीड़िता से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है। इसका आंसर भी होगा हिरोडिन। जोंक की लार ग्रंथियों द्वारा थक्का रोधी पदार्थ हिरोडिन का स्राव हेपेरिन द्वारा होता है। मनुष्यों में जिसकी वजह से रक्त जमने नहीं पाता और घाव भरता नहीं, जिसके माध्यम से अशुद्ध रक्त को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। इंसुलिन इंसुलिन का स्राव लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स की कोशिका द्वारा होता है और पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। निम्नलिखित में से कौन सा एनालिड है जो प्रायः परजीवी होता है? स्नेल और फ्रॉग में निम्नलिखित में से कौन सा एनालिड है जो प्रायः परजीवी होता है? किसके अंदर? अरे घोंघा और मेंढक के अंदर परजीवी होता है। उसके अंदर परजीवी के रूप में रहता है या फिर उसके ऊपर रहता है चिपका हुआ और उससे अपना भोजन प्राप्त करता होगा। हमारा आंसर है ए एकैंथोबडेला। एकैंथोबडेला एनालिड एक परजीवी है जो घोंघा और मेंढक का उसके अंदर रहता है। यह देखने में जोंक के समान होता है। इसमें भी अत्यधिक विकसित शुक्र चूसक नहीं होते हैं, परंतु हुक होते हैं। और जो किसमें रहता है? घोंघा और मेंढक में रहता है। और इस परजीवी को कहते हैं एकैंथोबडेला, जो एनालिड परजीवी है, एनालिड संघ का है। हमारा अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का। पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है, समूह में होती है। सीटी एनालिडा संघ में पाया जाने वाले एक प्रकार के चलन अंग होते हैं। सीटी एनालिडा में पाए जाने वाले एक प्रकार के चलन अंग होते हैं। इनकी प्रकृति यह है कि ये बंडल में उत्पन्न होते हैं, समूह में उत्पन्न होते हैं।
देह भित्ति की वर्तुल एवं अनुलंब पेशियों के समन्वित कोऑर्डिनेटेड संकुचन देहगुह्य द्रव्य स्थैतिक दाब सीटी तथा मुख की सहायता से केंचुआ तेज रेंग कर गमन कर सकता है। सीटी तथा मुख की सहायता से केंचुआ तेज रेंग कर गमन कर सकता है। कभी आपने उसको रेंगते हुए देखा होगा। वो अपना पूरा शरीर पहले पीछे से खींच के आगे करता है, फिर आगे से फिर खींच के आगे करता है, फिर पीछे से पूरा खींच के आगे लाता है, फिर आगे बढ़ता है। बस इसी तरह से वो चलता है। कांच आदि केंचुआ 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से रेंग लेता है। केंचुआ 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से रेंग लेता है। कांच आदि चिकनी या खड़ी सतहों पर भी केंचुए चढ़ सकते हैं। इसमें सीटी का कोई उपयोग नहीं होता, केवल चिपचिपे श्लेष्म एवं चूसक सदृश मुख प्रकोष्ठ का उपयोग होता है और वो उसी चिपचिपे श्लेष्म से चिपक कर वो चल सकते हैं चिकने सतह पर भी। एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण है। एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण है नेफ्रीडिया। एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण नेफ्रीडिया है। इसके अतिरिक्त इस संघ के जंतुओं में काइटिन की सीटी, साइजोसिलस सिलोम, पाचन बाह्य कोशिकीय उभयलिंगी प्रमुख लक्षण है। एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण नेफ्रीडिया है। इसके अतिरिक्त इस संघ के जंतुओं में काइटिन की सीटी होती है, साइजोसिलस सिलोम होता है, पाचन बाह्य कोशिकीय होता है। इसमें यानी अंतःकोशिकीय पाचन नहीं होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। उभयलिंगी प्रमुख लक्षण है और ये उभयलिंगी भी होते हैं, यानी स्त्री और पुरुष का दोनों का एक ही में पाया जाता है जननांग। एनेलिडा अर्थात खंडयुक्त कृमि। एनेलिडा अर्थात खंडयुक्त कृमि। इस संघ के जंतु लंबे बेलनाकार कोमल शरीर वाले द्विपार्श्वमित और त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। शरीर पर क्यूटिकल आवरण होता है। इसके शरीर की संरचना नली के अंदर नली के रूप में होती है। देह गुहा सिलोम कहलाती है। यह खंडों द्वारा वेश्मों में बटी होती है। इसमें पाचन, संवहन, उत्सर्जन, जनन व तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। मैक्रोस्पोर या पालेनग्रेन युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है। मैक्रोस्पोर या पालेनग्रेन युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है। माइक्रोस्पोर मैक्रोस्पोरेंजिया से उत्पन्न होते हैं। माइक्रोस्पोर मैक्रोस्पोरेंजिया से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोर असममित रूप से दो में विभाजित होती है, छोटी प्रोथेलियल सेल और बड़ी एंथेरेडियल सेल। प्रोथेलियल सेल कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है, जबकि एंथेरेडियल कोशिका एक छोटी जनरेटिव कोशिका प्रोथेलियल सेल के नज़दीक और बड़ी ट्यूब कोशिका में विभाजित होती है। यानी एंथेरेडियल कोशिका जो है एक छोटी जनरेटिव कोशिका और एक बड़ी ट्यूब कोशिका में विभाजित हो जाती है। अंत में पॉलिनेशन 3 कोशिकीय अवस्था में पाया जाता है। हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन है हेटेरोनेरिस है। हेटेरोनेरिस क्या है? हेटेरोनेरिस है नेरिस की लैंगिक अवस्था। हेटेरोनेरिस नेरिस की लैंगिक अवस्था है। ये मुक्त रूप से तैरने वाला, डायफार्मिक और लैंगिक है। ये बाह्य रूप से नर और मादा दोनों जीवों का शरीर संबोधित पश्च और असंशोधित पूर्वकाल सोमाइट्स के बीच अंतर दिखाता है, जो नेरिस की एक विशेषता है। हेटेरोनेरिस नेरिस की लैंगिक अवस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा संघ से। जिसमें जोड़ों वाले पैर होते हैं। सबके पैर जो होते हैं वो जोड़े जोड़े में होते हैं। पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी का चयन करें। सही जोड़ी का चयन करें। इसमें सही जोड़ी था आर्थ्रोपोडा, रजत मछली जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आती है, सिल्वर फिश, और जेली फिश नाइडेरिया संघ में आती है, तारामीन इकायनोडर्मेटा में, और कटल फिश मोलस्का में।
हमारा 115 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन खोजने वाली मधुमक्खी भोजन को खोजने वाली मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती है जब वो ऐसे करके और राउंड राउंड घूमती है, वृत्ताकार नाच करती है। जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत छत्ते से 50 से 100 मीटर के अंदर होता है, यानी 50 से 100 मीटर के अंदर जब उसे खाने का पता लगता है तो वो वृत्ताकार नाच करती है, ऐसे गोल गोल करके, और सबको बताती है कि चलो भाई खाना मिल गया है, अपने काम पे लग जाओ, और बस वहाँ से खाना ला के और हमारे छत्ते में स्टोर करना है। मधुमक्खी कीट संवर्ग में आती है। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी का कार्य होता है छत्ते बनाना, भोजन के लिए पराग एकत्रित करना और भोजन की तलाश करना आदि। जब एक श्रमिक मधुमक्खी को पराग वाला फूल 50 से 100 मीटर के अंदर मिल जाता है तो यह वृत्ताकार नृत्य करती है, जिससे और श्रमिक मधुमक्खी को पता चल जाता है। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि उन लोगों में रानी मधुमक्खी का चुनाव कैसे होता होगा, वोट तो नहीं डाला जाता होगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है, झींगा का उत्सर्जी अंग है। झींगा का उत्सर्जी अंग क्या है? उसे ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रीन ग्रंथियाँ, हरी ग्रंथियाँ। ग्रीन ग्रंथियाँ झींगा जैसे क्रस्टेशियस ग्रीन ग्रंथियाँ झींगा जैसे क्रस्टेशियस का उत्सर्जन अंग है। यह शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को फिल्टर करता है और यह प्रत्येक एंटीना के आधार पर खुलता है। झींगा के उत्सर्जन के रूप में अमोनिया निकालता है, यानी झींगा मछली जो है वो उत्सर्जन के रूप में, मलमूत्र के रूप में क्या निकालती है? अमोनिया निकालती है। अब 117 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है, क्या है? तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग क्या है? तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, यानी मेलपिगी नलिकाएं। तिलचट्टों, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है। मेलपिगी नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है, इसलिए कॉकरोच में मेलपिगी प्रमुख उत्सर्जन अंग माना जाता है। हमारा 118 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीशीज हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ किसकी है? हमारा आंसर है कीट की है। जंतुओं के समूह में कीट प्रजातियों की संख्या सबसे बड़ी है। यह आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। 119 नंबर का क्वेश्चन है, मे फ्लाई की जीवन अवधि कितनी होती है? मे फ्लाई की जीवन अवधि होती है सिर्फ 1 दिन की। मे फ्लाई की जीवन अवधि 30 मिनट से 1 घंटे तक की होती है। मादा मे फ्लाई लार्वा अवस्था के बाद 5 मिनट तक ही जीवित रहती है। जीवन काल एक जीव के जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि है। निम्न में से किसमें खुली परिसंचरण तंत्र होता है? निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? हमारा आंसर है तिलचट्टा, पेरिप्लेनेटा संघ में आता है तिलचट्टा, जिसका वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेटा है, पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा जो कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है, पेरिप्लेनेटा संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। पेरिप्लेनेटा संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अन्य सभी में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। यहाँ बंद रक्त वाहिकाओं के भीतर प्रवाह करता है। यहाँ रक्त जो है बंद वाहिकाओं के भीतर प्रवाह करता है। हिरोडिनेरिया यानी जोंक, ऑक्टोपस और फेरेटिमा केचुआ संघ एनेलिडा और मोलस्का से संबंधित है, जिसकी परिसंचरण प्रणाली बंद होती है।
पेरिप्लेनेटा में हीमोलिम्फ। पेरिप्लेनेटा में यानी कॉकरोच में हीमोलिम्फ रक्त के समान एक तरल पदार्थ है जो सीधे अंगों और ऊतकों से मिलता है। सिल्क यानी रेशम प्राप्त किया जाता है किससे? बॉम्बिक्स मोरी से। रेशम सिल्क बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकून अंडे से कीट बनने के बीच की स्थिति होती है। उसी से रेशम प्राप्त होती है। रेशम बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकून यानी अंडे के कीट बनने के बीच की स्थिति से प्राप्त होती है, यानी उससे जो लार्वा निकलता है उसी से, जो सामान्यतः शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और इसे मलबेरी सिल्क कहा जाता है। मलबेरी सिल्क कहा जाता है। और रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम क्या है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम कैसा रेशा है, तो प्रोटीन, प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है जिससे वस्त्र बनाए जा सकते हैं। एपीकल्चर का उत्पाद क्या है? शहद, प्रोपोलिस, बी वैक्स, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, शहद और मोम का उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शहद, मोम, प्रोपोलिस और जेली प्राप्त किया जाता है, जिनका प्रयोग दवाओं, भोजन आदि में किया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में श्रमिक मक्खी है, नर, मादा, उभयलिंगी या इनमें से एक से अधिक। हमारा आंसर है बी, मादा। श्रमिक मधुमक्खी जो है वो मादा होती है। शहद की एक कॉलोनी में श्रमिक मधुमक्खियाँ मादा होती है। वे बांझ मादाएँ होती है जो चारा इकट्ठा करने, लार्वा को खिलाने, सफाई करने, छत्ते को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। रानी मधुमक्खी के विपरीत वे प्रजनन नहीं करती। नर मधुमक्खियाँ, जिन्हें ड्रोन के रूप में जाना जाता है, उसकी मुख्य भूमिका रानी के साथ जनन करना होती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ मादा के बावजूद पूरी तरह से विकसित प्रजनन अंग नहीं रखती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ मादा होने के बावजूद भी पूरी तरह से विकसित प्रजनन अंग नहीं रखती है। हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है सर्प, तोता, केकड़ा या एक से अधिक या कोई नहीं। तुम्हारा आंसर है सी, केकड़े में एक खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है। एक खुले संवहनी तंत्र में रक्त वाहिकाओं तक सीमित नहीं होता और शरीर के गुहाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहता है, सीधे अंगों में जाता है। अधिकांश आर्थ्रोपोड्स की तरह फेफड़ों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि सांपों और तोता में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें रक्त वाहिकाओं तक ही सीमित रहता है। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? आंसर है सी, एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा, जिसे विशाल बड़ी मधुमक्खी के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी है और अन्य मधुमक्खियों की तुलना में बड़ी होती है। अन्य प्रजातियां एपिस फ्लोरिया और एपिस इंडिका आकार में छोटी होती है। हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये है, प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में एक रानी होती है, तो सही है। ड्रोन मधुमक्खियाँ मादा होती है और उनके पास डंक नहीं होता। नहीं, ड्रोन मधुमक्खियाँ मादा नहीं होती, ड्रोन मधुमक्खियाँ तो नर होते हैं। श्रमिक और ड्रोन दोनों ही अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं, उपर्युक्त एक में से अधिक। हमारा आंसर है डी, ड्रोन मधुमक्खियाँ नर होती है, मादा नहीं, और उसके पास डंक नहीं होता। श्रमिक मधुमक्खियाँ
निषेचित सेचित अंडों से बनती है, इसलिए दोनों कथन गलत माने जाते हैं। ड्रोन मधुमक्खियां नर होती है, मादा नहीं, यानी एक से अधिक। अच्छा, ड्रोन मधुमक्खियों के पास डंक नहीं होता है, यानी वो हमें डंक नहीं मार सकते हैं। लेकिन कोई मधुमक्खी के छत्ते में अगर कुछ मार देता है तो वो तो सब काटते ही हैं आके, तो वो सब मादा मधुमक्खियाँ होती होंगी जो काटती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 127 नंबर का, दिए गए बेसिस स्टियम कॉर्पस पेरस प्रोपोडस डैक्टाइलस पैलेमोन के गमन पाद में पोडोमियस का सही क्रम समीपस्थ से दूरस्थ दिशा में क्या होगा? यानी पास से दूर के दिशा में इसको सीरियल नंबर में करना है। पैलेमोन के गमन पाद में गमन अंग का सही क्रम समीपस्थ से दूरस्थ दिशा में निम्नलिखित है। पहले है बेसिस, फिर है स्टियम, फिर है मेरस, उसके बाद है कॉर्पस, फिर है प्रोपोडस और सबसे अंतिम में है डैक्टाइलस। यानी सबसे नज़दीक का बेसिस है, सबसे दूर का डैक्टाइलस है। हमारा आंसर बी है। 1 2 4 3 5 6। 128 नंबर क्वेश्चन है, दोपट्टा में कौन सी संरचना मोती का स्राव करती है? दोपट्टा में कौन सी संरचना मोती का स्राव करती है? हमारा आंसर है सी, नेक्रियस पर। दोपट्टा बिवाल्व्स में मोती का स्राव नेक्रियस परत करती है। नेक्रियस परत को मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह दोपट्टा की अंतरतम परत है। इसकी नियमित ईंट की दीवार जैसी संरचना के कारण जब खनिजीकरण प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक मॉडल के रूप में इसका व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्रे एक बायोमिनरल है। नेक्रे एक बायोमिनरल है जो मोतियों की बाहरी कोटिंग भी बनती है। जो मोतियों की बाहरी कोटिंग में बनती है, चमकदार और इंद्रधनुषी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर के मुख आंग में क्या नहीं होते हैं? नर मच्छर के मुख आंग में क्या नहीं होते हैं? हमारा आंसर है मैक्सिला और मैंडिबल। ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिला और मैंडिबल। नर मच्छर के मुखांग में मैक्सिला और मैंडिबल्स नहीं होते हैं। नर मच्छर खून नहीं पीते हैं, इसलिए उनके मुंह के अंग कम विकसित होते हैं। इसमें केवल लैब्रम और लेबियम अच्छी तरह से विकसित होते हैं। मादा मच्छरों में सूंड का हिस्सा किसी व्यक्ति या जानवर को छेदता है और खून चूसता है। नर की सूंड त्वचा को छेदने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती है, इसलिए हमें जो भी मच्छर काटती है वो मादा ही होती है, वो नर नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का, पैलेमोन में संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं? पैलेमोन में संतुलन करने वाले अणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं? आंसर है ए, एंटीन्यूल्स। पैलेमोन में संतुलन अणु एंटीन्यूल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। पैलेमोन पैलेमोनिडी परिवार के कैरिडियन झींगा की एक प्रजाति है। इसमें संतुलन अणु पाए जाते हैं जो एक संतुलन संवेदी रिसेप्टर है। यह मस्तिष्क को गति से संबंधित जानकारी प्रदान करता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह प्रत्येक एंटेन्यूल्स के बेसल सेगमेंट या प्रीकोक्सा के अंदर स्थित होता है, जो इसकी पृष्ठीय दीवार से जुड़ा होता है। यानी पैलेमोन में संतुलन अणु जो हैं एंटीन्यूल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। पैलामोन हॉस्टेट प्लेट किसमें पाया जाता है? पैलामोन हॉस्टेट प्लेट किसमें पाया जाता है?
मध्यांत्र, पश्चांत्र, पाइलोरिक उदर या कार्डियक आमाशय? तो पाया जाता है डी, कार्डियक आमाशय में। आमाशय में दो कक्ष होते हैं, पाइलोरिक एवं कार्डियक। कार्डियक भाग में नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक कड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है, जिसे पैलामोन हेस्टेड प्लेट कहते हैं। आमाशय में दो कक्ष होते हैं, पाइलोरिक एवं कार्डियक। कार्डियक भाग के नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक कड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है, जिसे पैलामोन हेस्टेड प्लेट कहते हैं। मैल्पिगियन नलिकाएं हैं, क्या हैं? एनेलिडो के उत्सर्जी अंग, कीटों के शोषण अंग, मेंढक के उत्सर्जी अंग, कीटों के उत्सर्जी अंग। हमारा आंसर है डी, कीटों के उत्सर्जी अंग है। मैल्पिगियन नलिकाएं कीटों या आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जी अंग हैं। आर्थ्रोपोडा समूह के अंदर जितने आते हैं सभी के उत्सर्जी अंग मैल्पिगियन नलिकाएं होती हैं। कॉकरोच की भी मैल्पिगी नलिकाएं ही थी। ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थेज का उत्सर्जी अंग है। प्लेटीहेल्मिन्थेज का उत्सर्जी अंग क्या है? ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स। रेनेट कोशिकाएं एस्केलमेंथिस की उत्सर्जी अंग है। रेनेट कोशिकाएं जो है एस्केलमेंथिस के उत्सर्जी अंग है। रेनेट कोशिकाएं, एस्केलमेंथिस, रेनेट कोशिकाएं। नेफ्रिडिया एनेलिडा का उत्सर्जी अंग है। एनेलिडा का उत्सर्जी अंग है नेफ्रिडिया। केवर का अंग मोलस्का का उत्सर्जी अंग है। केवर का अंग मोलस्का का उत्सर्जी अंग है। कोक्सल ग्रंथियां एरेक्निडा का उत्सर्जी अंग है। कोक्सल ग्रंथियां एरेक्निडा का उत्सर्जी अंग है। क्लोरागोगेन कोशिका केचुआ का उत्सर्जी अंग है। केचुआ का उत्सर्जी अंग है क्लोरागोगेन कोशिका। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच में उत्सर्जी उत्पाद कौन सा होता है? कॉकरोच में उत्सर्जी उत्पाद होता है डी, यूरिक एसिड। कॉकरोच में यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ है और पक्षी भी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ये अर्ध ठोस एसिड हैं जो जल में अघुलनशील होता है, यानी अर्ध ठोस एसिड होते हैं। देखिएगा जहाँ पर वो उत्सर्जन कर देते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, वहाँ पे अगर वो कहीं फ्लोर पे कर देते हैं तो वहाँ पे वाइट जैसा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अम्ल होता है। तिलचट्टे का अंडा है। तिलचट्टे का अंडा सेंट्रोलेसिथल। तिलचट्टे का अंडा सेंट्रोलेसिथल है। तिलचट्टे में सेंट्रोलेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाता है। एलेसिथल अंडा। एलेसिथल अंडा उदाहरण मानव और दूसरे स्तनधारी प्लेसेंटल स्तनधारी के हैं। माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल उदाहरण इकानोडर्मिटा, सी अर्चिन, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सस, मार्सुपियल्स आदि। मिसोलेसिथल लंगफिश, उभयचर, मेंढक, टोड इनमें पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर है तिलचट्टे में सेंट्रोलेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध आती है। तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध आती है किसके कारण? सी, तिलचट्टे में गंध आती है फेरोमोन्स के स्राव के कारण। फेरोमोन्स के स्राव के कारण। आंसर है तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध, फेरोमोन्स। तिलचट्टे में, कॉकरोच में तीक्ष्ण गंध जो है फेरोमोन्स के स्राव के कारण आती है। इसमें विभिन्न प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं, जिनमें सेक्स फेरोमोन, अलार्म फेरोमोन, फूड ट्रेल फेरोमोन और अन्य शामिल हैं। ये भिन्न प्रकार के फेरोमोन इनके शरीर क्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अरे तिलचट्टा में तीक्ष्ण गंध जो है फेरोमोन्स के स्राव के कारण ही आती है। अगला क्वेश्चन है, अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है कितने बार?
हमारा आंसर है केवल एक बार। रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 2000 या अधिक अंडे देती है। रानी मक्खी अपने जीवन काल में केवल एक बार समागम करती है। रानी मक्खी द्वारा समागम के समय शुक्राणु वाहिका में बहुत अधिक शुक्राणु संग्रहित कर लिए जाते हैं, जिनका उपयोग वे अपने संपूर्ण जीवन काल में अंडे देने के लिए करती है। वाह! यानी सिर्फ एक बार समागम करने के बाद वो इतने शुक्राणु जमा कर लेती है कि आजीवन उसका उपयोग कर पाती है। नौप्लियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नौप्लियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आंसर है डी। श्रृंगिका तथा चिबुक दोनों द्विशाखी होते हैं। श्रृंगिका तथा चिबुक दोनों द्विशाखी होते हैं। नौप्लियस लार्वा में श्रृंगिका तथा मैंडिबल्स दोनों द्विशाखी होते हैं। क्रस्टेशियंस में लार्वा को नौप्लियस कहा जाता है। ये वयस्क से जीवन के शैली या कार्य के परिपालन में काफ़ी अभिन्न होते हैं, लेकिन वयस्कों की तुलना में इसमें काफ़ी कम उपांग होते हैं। एक विशिष्ट लार्वा में 3 जोड़ी पैर और एक बिना जोड़ी वाली साधारण आँख होती है। इसमें श्रृंगिका और मैंडिबल्स के 2 जोड़े होते हैं जो द्विशाखी होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनके पैर 2 भागों में बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों में कौन से लक्षण आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से कौन सा संबंधित है? शीतल रक्तयुक्त संयुक्त उपांग एवं बंद संचार प्रणाली, त्रिस्तरीय विषमतापी संयुक्त उपांग एवं खुली संचार प्रणाली, तनुतापी त्रिस्तरीय संयुक्त उपांग एवं खुली संचार प्रणाली, या द्विस्तरीय विषमतापी संयुक्त उपांग एवं खुली संचार प्रणाली। आंसर है हमारा बी, त्रिस्तरीय विषमतापी संयुक्त उपांग युक्त एवं खुली संचार प्रणाली। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु त्रिस्तरीय विषमतापी संयुक्त उपांग वाले एवं खुली संचार प्रणाली वाले होते हैं। यह बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा है। आर्थ्रोपोडा अपने परिवेश के तापमान के साथ विषमतापी होते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा का रक्त ठंडा होता है, जो शरीर के तापमान के उतार चढ़ाव में मदद करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन है? आंसर है हमारा डी, लिमुलस। लिमुलस एक जीवित जीवाश्म है। लिमुलस एक जीवित जीवाश्म है। साइमोरिया, अब देखिए ऑप्शन में जो अदर नेम दिए गए हैं उसके बारे में। साइमोरिया क्या है? ये योजक कड़ी है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में, यानी एम्फीबिया उभयचर और रेप्टाइल्स सरीसृप के बीच की योजक कड़ी को साइमोरिया कहते हैं। साइमोरिया कहते हैं। लेपिस्मा, लेपिस्मा क्या है? ये एक आर्थ्रोपोड है जो सामान्यतः सिल्वर फिश कहलाता है। सिल्वर फिश को लेपिस्मा भी कहते हैं, जो आर्थ्रोपोड है। डोडो क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है चिड़िया की, जो मॉरिशस में पाया जाता है। एक मॉरिशस में पाए जाने वाले चिड़िया का नाम है डोडो, जो एक विलुप्त प्रजाति है। लिमुलस क्या है? लिमुलस को राजा केकड़ा भी कहते हैं। लिमुलस को राजा केकड़ा भी कहते हैं, जो एक जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर का, 2 जोड़ी पंख कहाँ स्थित होते हैं? पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच में? 2 जोड़ी पंख कहाँ स्थित होते हैं? पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच में? हमारा आंसर है बी, यानी मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में। मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में। कॉकरोच के एक जोड़ी पंख शरीर के मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के दोनों भाग टेरगम और फुफ्फुस के बीच के पृष्ठीय पार्श्वीय भाग से जुड़े होते हैं। ब्लैटा
ओरिएंटलिस को छोड़कर। यानी कॉकरोच का एक जोड़ी पंख शरीर के मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के दोनों भाग से पृष्ठीय और पार्श्वीय भाग से जुड़े होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिपेटस को आर्थ्रोपोड के स्थान पर संबोधित किया जा सकता है क्योंकि पेरिपेटस ये आर्थ्रोपोड। हमारा आंसर डी है, पृष्ठीय नलिका युक्त हृदय। पेरिपेटस को आर्थ्रोपोड के स्थान पर संबोधित किया जा सकता है क्योंकि उनमें पृष्ठीय नलिका युक्त हृदय होता है। ये आर्थ्रोपोड कहे जा सकते हैं क्योंकि इनमें भी मुक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पेरिपेटम एक योजक कड़ी है इन दोनों के बीच क्योंकि दोनों में श्रृंगिकाएं अधिक चर्म पाया जाता है जो बहुत पतला महीन झिल्ली नुमा होता है और दोनों में पश्च अवस्थीय नलिका हृदय और ट्रैकिड श्वसन होता है। ये एक जीवित जीवाश्म है। नेपुलस लार्वा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपुलस लार्वा है क्या है? आंसर हमारा सी, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो है वो नेपुलस लार्वा है। नेपुलस जुइयाँ, मेसिस, मेगालोपा, हाइलोसोगा आदि इनके लार्वा हैं और क्रस्टेशिया समूह में आते हैं। नेपुलस एक सामान्य प्रकार का लार्वा है जो मुख्य रूप से सामुदायिक स्वभाव के हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकलंग पाया जाता है। बुकलंग पाया जाता है मकड़ी में। बुकलंग्स बिच्छू में पाया जाता है। यह एक श्वसन अंग है। बुकलंग्स बिच्छू में पाया जाता है जो एक श्वसन अंग है, पर यहाँ तो बी में स्कॉर्पियन दिया, क्रैब तो दिया नहीं है। अच्छा चलिए नीचे सही दिया। बुकलंग्स बिच्छू में पाया जाता है, यह एक श्वसन अंग है। केचुआ में श्वसन सामान्यतः शरीर की सतह के द्वारा होता है और तिलचट्टे में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। फ्लैट वॉर्म चपटा कृमि को डूसेजिया कहते हैं जिसमें श्वसन सामान्य शरीर की सतह के द्वारा होता है, जनरल बॉडी सरफेस। हमारा अगला क्वेश्चन है 144 नंबर का, निम्नलिखित में से दिए गए क्रम का सही उत्तर छांटिए जो सीमेक्स के जीवन चक्र को दर्शाता है। कौन दर्शाता है सीमेक्स के जीवन चक्र को? अंडलार्वा वयस्क, अंडलार्वा प्यूपा वयस्क और अंड निम्फ वयस्क, अंड प्यूपा वयस्क। हमारा आंसर है सी, अंड निम्फ वयस्क। सीमेक्स के सामान्यतः खटमल कहते हैं। अच्छा, सीमेक्स को सामान्यतः खटमल कहते हैं और खटमल के जीवन चक्र को दर्शाता है। यानी खटमल जो पहले अंडे होते हैं, फिर निम्फ, उसके बाद एडल्ट बनते हैं, एग यानी अंडा, निम्फ, एडल्ट, वयस्क या प्रौढ़। यह कायांतरण अपूर्ण कायांतरण कहलाता है। 145 नंबर क्वेश्चन, किसने आर्थ्रोपोड्स को जमीन पर सबसे ज़्यादा जीवित रहने में सक्षम बनाया है? आंसर है ए, काइटिन युक्त अधिचर्म। काइटिन युक्त अधिचर्म ने आर्थ्रोपोड्स को जमीन पर सबसे ज़्यादा रहने में विकसित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है। 146 नंबर क्वेश्चन है, टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है। हमारा आंसर है बी, पैरोमेटाबोलस प्रकार का। पैरोमेटाबोलस प्रकार का होता है टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण। एमेटाबोलस, एमेटाबोलस सिल्वर फिश, पैरोमेटाबोलस टिड्डा, हेमीमेटाबोलस मक्खी और होलोमेटाबोलस मच्छर और तितली होते हैं। मच्छर और तितली होलोमेटाबोलस होते हैं, मक्खी हेमीमेटाबोलस, टिड्डा
पायरोमेटाबोलस, सिल्वरफिश, एमेटाबोलस। तो टिड्डों तथा एफिड्स का नियंत्रण होता है पायरोमेटाबोलस में। देखिए एग से निम्फ से एडल्ट एक टिड्डा का दिया हुआ है। इनमें से कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता? कौन नहीं मोड़ सकता? मक्खी, तिलचट्टा, फल मक्खी, व्याध पतंग। आंसर है व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एक कीट है। इसकी आंखें बड़ी, 2 जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख जो मुड़ता नहीं है और हेलीकॉप्टर जैसा लंबा शरीर होता है। इनके 6 पैर होते हैं लेकिन ये चल नहीं सकते। ड्रैगन फ्लाई की खोज 1974 में जेफरसन स्टारशिप ने की थी। 148 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बिक्स मोरी इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या डिप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा? इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। बॉम्बिक्स मोरी रेशमी पतंग इंसेक्ट वर्ग से संबंधित है। बॉम्बिक्स वंश के लार्वा से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट एकलिंगी होते हैं और इसका वर्गीकरण होता है संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा और परिवार बॉम्बाइसिडी। यानी बॉम्बिक्स मोरी किस वर्ग से है? इंसेक्टा वर्ग से। इंसेक्टा जो ऑप्शन में दिया नहीं है। 149 नंबर क्वेश्चन है, चट्टानी मक्खी है, कौन है? एपिस डोरसाटा। चट्टानी मक्खी है एपिस डोरसाटा, डोरसाटा। चट्टानी मक्खी डोरसाटा। चट्टानी मक्खी रॉक बी को एपिस डोरसाटा भी कहते हैं। यह जंगली जाति है। इसका आकार सामान्य अन्य सभी मधुमक्खियों से अधिक बड़ा होता है। इस जाति की मक्खियाँ वृक्षों की ऊंची शाखाओं, चट्टानों व छज्जों के नीचे एक बड़ा छत्ता बनाती है। इसके छत्ते से काफ़ी अधिक मात्रा में शहद मिलता है, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण इनको पालना मुश्किल काम है। ये खुले इलाकों में रहना पसंद करती है तथा 500 फीट से अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में नहीं पाई जाती। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। आंसर है सी, सहजीवी प्रोटोजोआ से। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है, सहजीवी प्रोटोजोआ से। दीमक लकड़ी का पाचन एंजाइम की सहायता से करता है जो सहजीवी प्रोटोजोआ से स्रावित होता है। दीमक खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी वस्तुओं को हानि पहुंचाने वाले कीटों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह सेलुलोज की शौकीन होती है। यह कागज तथा धनियों, किवाड़ों, फर्नीचर आदि की लकड़ी की वस्तुओं पर आक्रमण करके फर्श एवं दीवारों तक घुस जाती है और इन्हें खोखला कर देती है। बागों एवं खेतों में यह आम, सेब, नारियल आदि के पेड़ों पर आक्रमण करती है। इसकी आंत में उपस्थित ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है। इसकी आंत में उपस्थित ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है। दीमकें सामाजिक एवं बहुरूपी होती है। ये सुरंगों में हजारों सदस्यों की कॉलोनियां बनाकर रहती है। प्रत्येक कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, जैसे कि रानी, राजा, सैनिक, श्रमिक इत्यादि। निम्न में से कौन एक सच्ची मछली नहीं है? सिल्वरफिश, गोल्डफिश, सिल्वर कार्प या डॉगफिश? आंसर है ए, सिल्वरफिश। सिल्वरफिश एक सच्ची मछली नहीं है। लेपिस्मा को सामान्यतः सिल्वरफिश के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका शरीर चांदी की भांति सफ़ेद, चमकदार और आकार मछली के समान होता है। यह जाइगेंटोमा गण का कीट है। यह एक सुपरिचित घरेलू वस्तुओं जैसे किताबों, कपड़ों आदि को नुकसान पहुंचाता है जो इनमें उपस्थित स्टार्च को खाता है। इसके उदर में 11 खंड होते हैं, जिनमें 2 जोड़ी उदर उपांग, 2 लंबे गुदाशुक और 1 लंबा धागे के समान पुच्छ खंड होता है। इसकी श्रृंगिकाएँ लंबी होती है और पंखों का अभाव होता है। ये छोटी दरारों में अंडे देते हैं
अंडों से निकले लार्वा वयस्क के समान ही होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोलस्का संघ से वेलिजर कार्वा पाया जाता है। वेलिजर कार्वा किसमें पाया जाता है? हमारा आंसर है बी, मोलस्क में। संघ मोलस्का अकशेरुकी जगत में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। संघ मोलस्का अकशेरुकी जगत में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के जीवों का विकास अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संघ मोलस्का के जीव मीठे एवं खारे पानी में पाए जाते हैं, जैसे बाइवाल्विया आदि। इसकी लार्वल अवस्था को वेलिगर कहते हैं। वेलिगर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा के बाद की अवस्था है जो स्वतंत्र रूप से प्लवक होता है। वेलिगर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा के बाद की अवस्था है जो स्वतंत्र रूप से प्लवक होता है, यानी स्वतंत्र रूप से तैरता है, यानी वेलिजर लार्वा पाया जाता है संघ मोलस्का में। 153 नंबर क्वेश्चन है आर्की मोलस्क है। आर्की मोलस्क क्या है? हमारा आंसर है सी, हाइपोथेटिकल मोलस्क। आर्की मोलस्क क्रैम्बियन का एक काल्पनिक पैतृक मोलस्क है। आर्की मोलस्क क्रैम्बियन का एक काल्पनिक पैतृक मोलस्क है जिसमें आज के मोलस्क की सभी बुनियादी संरचनाएं मौजूद है, हालांकि विशिष्ट नहीं है। मोलस्का जीव जगत में सबसे बड़ा दूसरा संघ है। मोलस्का जो है जीव जगत में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसके मेंबर खारे एवं मीठे पानी में पाए जाते हैं। बाइवाल्विया और गैस्ट्रोपोड के मेंबर मीठे पानी में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्की मोलस्क हैं। आर्की मोलस्क क्या है? क्वेश्चन तो दोनों सेम लग रहा है। अच्छा, मतलब टाइप चेंज पूछा है। हमारा आंसर है बी, काल्पनिक मोलस्क। आर्की मोलस्क क्या है? काल्पनिक मोलस्क है। आर्की मोलस्क एक काल्पनिक समूह है और यह किसी विशिष्ट मोलस्क वर्ग से मेल नहीं खाता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर मोलस्क के विकास और वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया जाता है, जो एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आर्की मोलस्का माना जाता है, लेकिन अभी तक मौजूदा मोलस्क वर्गों जैसे कि पेलेसीपोडा, गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोडा के भीतर पहचाना या वर्गीकृत नहीं किया गया है। आर्की मोलस्का के पास एक चपटा द्विपक्षीय शरीर, टेंटेकल्स और आंखें के साथ एक सिर, एक मांसल पैर, एक खोल के साथ एक आवरण, गलफड़े, एक रेडुला और एक सरल तंत्रिका तंत्र होता था। अगला क्वेश्चन है मोती का निर्माण किसके स्रवन से होता है? मोती का निर्माण किसके स्रवन से होता है? हमारा आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी मोती का निर्माण में एरागोनाइट, कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप और कांकियोलिन, एक कार्बनिक प्रोटीन, दोनों का स्राव शामिल होता है, यानी ए और बी दोनों का शामिल होता है। इन सामग्रियों को मोलस्का द्वारा नैकरे बनाने के लिए स्रावित किया जाता है, जो मोती बनाने के लिए एक उत्तेजक पदार्थ है। इसलिए सही उत्तर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि एरागोनाइट और कांकियोलिन दोनों के स्रवन से मोती का निर्माण होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।